हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज द प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज। ठीक है, प्रीलिम्स इज कमिंग सीरीज के अंदर आज हम पार्ट फोर्थ पढ़ रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज का। ठीक है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, और दिस इज द बेस्ट यू कैन डू एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, राइट। बिकॉज नवंबर का महीना आ चुका है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट। बट पढ़ना है तो उसको एक स्टाइल से पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे कि एमसीक्यूज की तरह थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो एक बहुत ही फोकस्ड मैनर के अंदर प्रिपरेशन हो जाती है। तो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीरीज अगर मान लीजिए इसके अंदर से हम, जैसे पूरा प्लान है हमारा कि पॉलिटी कराने के बाद और भी सब्जेक्ट्स कराएं इसके अंदर, ठीक है। बट इस सीरीज के लिए ये आप याद रखें, इसको शेयर करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू शेयर इट वाइडली, तभी जाकर इस सीरीज को हम कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट डेवलपमेंट डेवलपिंग सीरीज है। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, ये बेस्ट है अभी आपके लिए। ठीक है, नवंबर महीने के अंदर। और अगर ये सीरीज नहीं भी चलती है तो आपको ये याद रखना है कि इसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन आगे की तरफ बढ़ानी है। जिन स्टूडेंट्स ने काफी पढ़ाई कर ली है, ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि यार वापस बुक उठाकर पढ़े, तो दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बुक उठाकर पढ़ना दैट इज नॉट गुड अप्रोच। आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना है। एमसीक्यूज के आसपास जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको, जैसे हम इस सीरीज के अंदर कराते हैं, वो आपको डेवलप कर लेना है। ठीक है, फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। टॉपिक के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जा रहा है। कंप्लीट रिवीजन थ्रू द एमसीक्यूज, पूरा रिवीजन कराया जा रहा है एमसीक्यूज के थ्रू इसके अंदर। वॉच मल्टीपल टाइम्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट। जैसे हमने आपको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा दिया, हमने आपको 1773 के एक्ट के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, फिर हमने 1784 के एक्ट के बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है, 1813 के एक्ट के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, 1833 भी हमने पढ़ा दिया आपको, राइट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं 3 क्लासेस के अंदर। इन सबको देखो, इनके अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम वेरी बेसिक मैंने आपको पढ़ाया और बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर पढ़ाया, राइट। तो चलिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आज हम पढ़ेंगे, और एक्ट ऑफ 1858 ये हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति आई, 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया वो दैट इज 1858 एक्ट। उसके बारे में हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे एक कोर्स लेकर आए हैं। देखिए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये भी एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक ही मात्र बुक है, दैट इज नोन एज शंकर आईएएस। मैं शंकर आईएएस को ऐसे बोलता हूँ कि वो बहुत ही टिपिकल बुक है। ठीक है, उसको हम पढ़ोगे तो आपको एक भी चैप्टर उसके अंदर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको दे प्रेजेंट इस तरह से कर रखा है। देखो, एनवायरनमेंट नॉट इज नॉट हार्ड, उसको प्रेजेंट इस तरह से कर रखा है उस बुक के अंदर। और पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को ये बुक फेवरेट लगती है, तो वो उसको ही पढ़ते रहते हैं। तो हमने भी क्या करा है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोर्सेज लिए हैं। ठीक है, ना सिर्फ उस बुक को लिया है, और भी बहुत सारे सोर्सेज लिए हैं, एनसीईआरटीज, इग्नू के नोट्स, एनवायरनमेंट की क्लासेस जो है पूरी की ये वाली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के नोट, और उससे हमने अपने एक खुद के वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी लाइव। ठीक है, वो लाइव क्लासेस रहेंगी, और लाइव क्लासेस जो होंगी दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 5 दिसंबर। 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिन भी बच्चों को बैच के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, वो इस नंबर पे डायल कर सकते हैं, 8788248734। इसके अंदर 20 स्टूडेंट्स रहेंगे, 20 स्टूडेंट्स विल बी देयर। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा, फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते। 20 स्टूडेंट भी हो जाए दैट इज इनफ फॉर अस। हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस पे चला पाएंगे अगर 20 स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा तो, राइट। तो ये 25 डेज का कोर्स होगा, जिसके अंदर प्रीलिम्स से रिलेटेड सब कुछ, वो सब कुछ, कन्वेंशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीजें यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे डेली की टेस्ट सीरीज के अंदर डेली एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्पेशल टेस्ट सीरीज यहाँ पर ये भी आपको सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये बहुत मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज इसके अंदर से हम कम से कम आपको 300 क्वेश्चन तो हम ही सॉल्व करवा देंगे आपको, राइट। इसके बाद फिर हम 200 क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लेना, और 500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के ऊपर मोर देन इनफ है। ठीक है, बट हम भी 300 तो क्वेश्चन आपको करा ही देंगे इसके अंदर, क्योंकि हर दिन देखो 250 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, 250 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, हर दिन 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और 300 प्लस क्वेश्चन ही रहेंगे, मतलब 300 से 400 क्वेश्चन हम आपको इसके अंदर करवा देंगे, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल आई विल डिस्कस इट विद यू। चार्टर एक्ट 1853, अभी तक हम चार्टर एक्ट 1833 तक पढ़ चुके हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर यस, पिछले लेक्चर के अंदर आई थिंक मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कस आपके साथ कर दिया था, राइट। स्टोरी सोफार तक अभी अपन ने बढ़ा दिया था ना, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1833 तक किस तरह से हुआ, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। अब 1853 का एक्ट अपन आप इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ ए। इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द
East India Company, right? That is correct. And for the first time, it separated the legislative and executive function of the Governor General Council. That is also correct. Third option is not correct. The act ended the East India's companies commercial activities. नहीं, ऐसा नहीं है. Commercial activity तो उन्होंने continue रखी थी. And mark the complete transfer of the power to the British Crown. नहीं, ये होता है 1858 के अंदर. 1858 के एक्ट के अंदर होगा, राइट. अब क्या होता है यहाँ पर, ये समझ के देखो. हमने ये समझा था कि जो पिछला लेक्चर है ना उसको जरूर देखिएगा. पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा था आपको, है ना, कि 1833 तक का डिस्कस कर रखा था. हमने उसके अंदर ये समझा था कि बच्चों की ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को बड़ी चिढ़ हुई. ठीक है, क्यों चिढ़ हुई? इन लोगों से. किन लोगों से? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनसे बड़ी चिढ़ हुई. और उन्होंने क्या करा, उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुमको रेगुलेट हम करेंगे. देखो, मैंने इससे पहले आपको बताया था 1600 एडी के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना, कि आप एक्सक्लूसिवली आप ही ट्रेड करना उधर, राइट. इस तरह का चार्टर दिया था. और वही चार्टर जो है 1813 के अंदर मोनोपोली जो थी वो ले ली थी. अब 1830 के अंदर मोनोपोली ले ली थी, और 1833 के अंदर सारी की सारी ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद टी, इनके ऊपर भी मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने ले ली थी, है ना. ये अपन ने याद करा था, राइट. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक तरह से ब्रिटिशर अब सोचने लग जाते हैं कि भाई इनका है ना ये चार्टर एक्ट के ये चार्टर एक्ट जो हम पास कर रहे हैं ना, चार्टर एक्ट का मतलब समझ रहे हैं? चार्टर एक्ट का मतलब वो जो स्टार्टिंग के अंदर 1600 वाला चार्टर दिया था ना, उसको ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं. ठीक है, कि हाँ ठीक है, आप क्या करें, आप और थोड़े दिन ट्रेड कर लो, और थोड़े दिन ट्रेड कर लो, इस तरह से इंडिया के अंदर, इस तरह से ये बढ़ाया जा रहा है, राइट. तो हर 20 साल के अंदर चार्टर एक निकाल दिया जाता था कि अगले 20 साल के अंदर हम क्या करेंगे, हम आपको अगले 20 साल तक के लिए हमने आपके लिए क्या करा है, ये चार्टर को बढ़ा दिया है. मतलब आप अगले 20 साल तक आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं. बट यहाँ पर 1853 का जब चार्टर निकाला तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि अगले 20 साल तक, उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया. उन्होंने कहा 1853 के चार्टर में सिर्फ ये लिखा गया कि भाई आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज भारत के अंदर. बस कितने साल तक के लिए नहीं लिखा गया. जैसे इसमें लिखा गया था कि भाई 20 ईयर्स के लिए कर सकते हो, इसमें लिखा गया था कि 20 ईयर्स के लिए कर सकते हो, इसमें ये नहीं लिखा गया कि कितने साल के लिए कर सकते हो. मतलब ब्रिटिशर्स कभी भी इसके अंदर इनकी कमर्शियल एक्टिविटीज वाले चीज जो है वो छीन सकते हैं इनसे. इस तरह से ऐसा सोचा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. ठीक है. और फिर आप देखेंगे कि ये सब बातें चल रही थी, इतने में 1857 की क्रांति आ गई. और 1857 की क्रांति आई तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बहुत अत्याचार कर लिया, अब हम अत्याचार करेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल दिया, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. फिर ब्रिटिशर्स का पूरा क्राउन विल बी देयर. 1858 के 1858 के एक्ट के अंदर पूरा ब्रिटिश अपना पूरा क्राउन लेकर आएगा. ठीक है, कि हम भारत को अब क्या करेंगे, भारत को ब्रिटिश की गवर्नमेंट करेगी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी बिल्कुल भी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट यहां पर करेगी, कंप्लीट कंट्रोल, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. इसको पढ़ेंगे 1858 के एक्ट को. ठीक है, बट बिफोर दैट अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया. इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके बाद कोई चार्टर एक्ट पास नहीं हुआ. 1857 की क्रांति आ गई, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1858 का एक्ट पास करा. उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ ले लिया. एक गवर्नमेंट जैसे होता है ना, वैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर बन गई भारत की. और भारत एक तरह से ब्रिटिशर्स की पहले कॉलोनी तो बन ही चुकी थी, राइट. कॉलोनी तो उन्होंने बोल ही दिया था कि भाई कॉलोनी होगा ब्रिटिश इंडिया जो है, उसके अंदर जो भी टेरिटरीज है उसको कॉलोनी बोलने लग गए थे वो, राइट. अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर ले लेंगे, राइट. तो ये देखो, ये रॉन्ग है. फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक आप समझे. अब हमने एक और चीज इसके अंदर समझी थी, चलो आगे चलकर ही समझेंगे वैसे तो. ठीक है, हमने ये समझा था, ये तो आपको पता ही है कि शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स के बाद डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे सिविल सर्वेंट्स को. तो ब्रिटिशर्स ने 1833 के अंदर क्या करा था, एक ट्राई करा था कि सिविल सर्वेंट जो हो गए उनके अंदर ओपन कंपटीशन एग्जाम हम करवाएंगे. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. देखो, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी ना उसको कंफ्यूजन रहेगा. पिछली क्लास देख कर आओ. मैं बार बार में एक ही चीज को बार बार हर क्लास में नहीं करूंगा, है ना, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो रेगुलर देख रहे हैं. रेगुलर देखो, पिछली क्लास देखो, एक सीरीज है ये. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया मूवी चल रही है बीच में आके बैठ गए, सामने वाले से पूछ लिया क्या चल रहा है और पता चल जाएगा, नहीं. ये एक सीरीज है. अगर तुम फर्स्ट लेक्चर से नहीं देख रहे हो, लेक्चर 1 से नहीं देख रहे हो, तो मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. पहले लेक्चर 1 होता है, फिर लेक्चर 2 होता है, फिर लेक्चर 3 होता है, फिर लेक्चर 4 होता है. ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठाकर बस बैठ गए तुम और तुम देखने लग गए, ऐसा नहीं होगा.
ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा आपको। मैं उसी वे के अंदर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे पढ़ा हूँ, तो मैं उसी वे के अंदर पढ़ा रहा हूँ। धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 24 ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते थे, है ना, नॉमिनेट करते थे, सॉरी, नॉमिनेट करते थे। और अब ब्रिटिशर्स ने कहने लगे थे 1833 के अंदर, नहीं नहीं भाई, तुम्हारे नॉमिनेट करने का अधिकार हम तुमसे छीनेंगे। और हम ये अधिकार किसको देंगे, हम ये अधिकार देंगे एक तरह से खुद को, ठीक है, एक मतलब एक ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें जो जीतेगा वही होगा, राइट। जैसे अभी आईएएस का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो पहले जो आईएएस ऑफिसर है, जो सिविल सर्वेंट है, उसको उसको नॉमिनेट करने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कंपनी का आदमी। 1853 के अंदर इसके अंदर कुछ चेंजेस करे जाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले केस के अंदर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर चेंज करे जा रहे हैं, मतलब कंपनी को ज्यादा कंट्रोल करा जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, पहले क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करेंगे। चलो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर अपन इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे ना। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, ओनली टू, राइट। इसका कैसे डिस्कशन है मैं अभी डिस्कशन आपके सामने कर देता हूँ, पहले आप थर्ड क्वेश्चन और कर लो सॉल्व एक बार। थर्ड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो, अब थर्ड और सेकंड क्वेश्चन को अपन एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इस तरह से बोला, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 नंबर में थे ना, सबसे पहले तो इनको कम करें भैया। इनको इन्होंने कम करा, इनको इनको इन्होंने क्या करा, 24 से 6 हटा दो इसमें से, तो मतलब 18 यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बचे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर रिड्यूस करके इन्होंने क्या कर दिया, 24 से 18 कर दिया। और इसके अंदर बोला कि 18 में से 6 जो होंगे, 6 होंगे, दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द व्हाट, इलेक्टेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। इसको ब्रिटिश क्राउन इलेक्ट करेगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 18 में से पहले रिड्यूस करा, ठीक है, 24 में से रिड्यूस करके 18 करें, और 18 जो होंगे उसमें से भी 6 जो होंगे उसको ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगी। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट करे जा रहे हैं, इसमें से 18, इसमें से 6 भी, राइट। तो ऐसे जैसे हम कह रहे थे पहले, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर्स के अंदर भी जिसके पास जितने ज्यादा शेयर है उसके बेसिस पे 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बनते थे। तो एक कंपनी का सिस्टम चलता था पहले, राइट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई 24 नहीं, तुम 18 ही डायरेक्टर्स बना सकते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से भी 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, दैट शुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 24 टू 18, 24 से 18 करा। बट यहाँ पे लिख रखा है ऑल वर टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, दैट इज रॉन्ग, ये गलत होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। समझ में आया ये रॉन्ग क्यों हुआ, ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर है कि इसके बाद क्या करा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोला गया कि अब तुम जो होंगे वो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट नहीं करोगे, सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखो, सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा, उसके अंदर देखो, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिविल सर्विसेज चार्टर एक्ट 1853 डिप्राइव द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले पेट्रोनेज में, अपने पेट्रोनेज में इंडियंस अपॉइंटमेंट करते थे, इंडियन अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, उनको बोला गया कि भाई देखो, इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट करते थे सिविल सर्वेंट्स का, उनको बोला कि अब आप लोग नहीं करोगे, अब एक ओपन कंपटीशन एग्जाम हुआ। पिछली बार भी ये बोला गया था, तब ये भड़क गए थे।
अब इन्होंने कहा कि अपनी अब भड़को चाहे कुछ ही करो, हम क्या करेंगे, इस तरह का ओपन कंपटीशन सिस्टम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इट वाज टू बी एक्सरसाइज्ड अंडर द रेगुलेशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ द लॉर्ड मकॉले। ठीक है, अपॉइंटमेंट वाज टू बी डन ओनली बाय द ओपन कंपटीशन बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ओपन टू ऑल। ठीक है, मेरिट के बेस पे होगा और सभी के लिए ओपन होगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर अगर हम देखें, रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट फिटेस्ट विल बी सेलेक्टेड टू द आईसीएस। ठीक है, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से यहाँ पर अपॉइंट ना करके जो भी फिटेस्ट है वो एक तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क। इसको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। अब यहाँ पर अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इट इंट्रोड्यूस कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्वेंट्स के लिए है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस के अंदर कराया गया था। इट ग्रांट्स इंडियंस द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पर कोई एक्सप्लिसिटली इंडियंस के बारे में नहीं लिखा था, गया था कि भाई आपको हम राइट्स ग्रांट कर रहे हैं, इंडियंस को राइट ग्रांट कर रहे हैं, राइट। आगे चलकर सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर जो रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है, जो रिफॉर्म्स होंगे, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स जिसको बोला जाता है, उसके अंदर इस तरह का प्रोविजन दिया गया था, राइट। तो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। With the act retain the East India Company's administrative function in the India without a fixed renewable period। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, कोई फिक्स रिन्यूएबल पीरियड नहीं बोला गया था। मैंने आपको बताया कि जैसे हर एक्ट के अंदर लिख रखा था कि 20 ईयर्स तक हम इसको लेकर चल रहे हैं, फिर रिन्यू कर देंगे, राइट। पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर लिखा था 1853 एक्ट, चार्टर एक्ट के अंदर, कि बस ये चार्टर एक्ट हम इस तरह से आपको दे रहे हैं। इसके अंदर ये नहीं लिखा था कि 20 ईयर बाद रिन्यू कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था, इतने में 1857 की क्रांति आ गई और वो वैसे भी नहीं हो पाया, राइट। वो लास्ट चार्टर बन के रह गया 1853 का। तो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर और चीजें हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। चार्टर एक्ट 1853 के अंदर क्या करा गया था कि पहले तो हमने देखा, इससे पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही थी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। 1833 के एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, राइट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर थे, वहां पर बढ़ाकर 4 मेंबर कर दिए थे। ठीक है, 4+1 गवर्नर जनरल, राइट, इस तरह से कर दिए थे। और फोर्थ मेंबर जो था वो लॉ मेंबर था, याद करो, लॉ मेंबर था, राइट। 1833 के अंदर पढ़ा था अपन। अब देखो, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो होगा, गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर विल बी देयर। और एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनाई है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यहाँ पर देखो, ये जो है ये सब तो इसके अंदर है ही। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये इसके अंदर यहाँ पर थे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, 1853 के अंदर पहला ऑप्शन तो गलत है, बिकॉज यहाँ पर ऑल लिख रखा है। यहाँ पर अगर 6 होता तो ये करेक्ट रहता। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और कुछ लेजिस्लेचर्स होते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर ये लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम पहली बार जो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ वो 1853 के चार्टर में हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है हमारे पास। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 4 मेंबर्स जो है इंडियन मेंबर्स हैं, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनको यहाँ पर लोकल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक अब समझ में आ गया सबको। तो सब अब एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे, यही सारा काम करते थे। इनको घटाकर 18 कर दिया, और 18 में से भी 6 जो होगा वो ब्रिटिशर्स जो होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन विल अपॉइंट देम। ठीक है, और पहले इनके पास ये पावर होती थी कि सिविल सर्वेंट्स को ये अपॉइंट करते थे। इनसे ये पावर छीन ली कि अब सिविल सर्वेंट्स को तुम अपॉइंट नहीं करोगे, सिविल सर्वेंट को कौन करेगा, ब्रिटिशर्स। कैसे करेंगे सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट, ब्रिटिशर्स विल अपॉइंट देम, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया। इसके बाद हम देखो, इसके अंदर 2 काउंसिल्स बना, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल हो गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल हो गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर गवर्नर जनरल तो होंगे, उसके साथ साथ 4 और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगे, जो कि पहले भी हमने देखे थे 1833 के चार्टर में। तो ऐसे पूछा जा सकता है 1813 के चार्टर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल +3 थे। हमने देखा 1833 के अंदर एक लॉ मेंबर और ऐड हो गया था, तो +4 हो गए थे।
और अभी 1853 के अंदर भी +4 है, राइट। प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 12 मेंबर आ गए, जिनमें से 5 मेंबर्स तो यही हैं, 4+1 गवर्नर जनरल प्लस इसके 4 मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कमांडर इन चीफ इन आर्मी है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए, राइट। फिर इसके बाद हमने ये समझा था कि एक मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, दैट इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, तो पार्लियामेंट हो गया। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर से लोकल गवर्नमेंट्स जो होते हैं उसके अंदर से अपॉइंटमेंट करा गया, इनकी जो लोकल गवर्नमेंट थी वहां से अपॉइंटमेंट करा गया। ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, चार्टर एक्ट 1853 डिप्राइव द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इट्स राइट टू पैट्रोनाइज द इंडियन अपॉइंटमेंट। वो 24 थे, उनको 18 करा, 18 के बाद 6 जो थे वो डायरेक्टली अपॉइंट होंगे, किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा, और इनकी पावर छीन ली गई कि ये इंडियंस को किसी को भी अपॉइंट्स नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज के लिए, इंडिया के अंदर सिविल सर्वेंट को अपॉइंट ये नहीं कर सकते। इट वाज टू बी एक्सरसाइज अंडर द रेगुलेशन। एक ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा, और ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन के हिसाब से ही क्या था कि सारा का सारा सिस्टम बनेगा, कौन होगा, कौन सेलेक्ट होगा, कौन नहीं सेलेक्ट होगा, ये सब चीज इसके अंदर बताया जाएगा। ओपन कंपटीशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड वाज ओपन टू ऑल, राइट। और जो सर्वाइवल ऑफ टेस्ट होगा, ठीक है, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे अच्छी मेहनत करेगा, जिसके पास मेरिट होगी, उसको ही सेलेक्ट करा जाएगा इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके अलावा और भी चीजें, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रोविंस, और ये सब चीजें हैं, है ना, और भी सारी चीजें इसके अंदर है, ठीक है। चलो 1853 के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको करो जल्दी सॉल्व। ठीक है, तो ये डिस्कस तो कराया हुआ है अपन ने, फर्स्ट इज रॉन्ग। ये 1935 के एक्ट के अंदर होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जब बनेंगी 1937 के अंदर, फिर वोटिंग होगी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, 1935 के एक्ट के अंदर ये वाला ऑप्शन होगा, राइट। इट वाज द फर्स्ट एक्ट टू अलाउ द इंडियंस टू बिकम द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, और इट एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट, दैट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे 1853 का चार्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, है ना, 1853 का चार्टर एक्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ओके। और उसके ऊपर अपन ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब अपन मूव करते हैं 1858 के एक्ट के ऊपर, एक्ट ऑफ 1858। चलिए पहला क्वेश्चन करो उसके ऊपर। अब इसको भी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर करनी पड़ेगी, राइट, तभी जाकर समझ में आया। चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, क्वेश्चन सबको क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देखो क्या होता है, अभी समझो 1853 के अंदर ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी कुछ रेगुलेट कर लेती है ना। जैसे उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कम कर देना, उनसे सिविल सर्वेंट का पैट्रोनेज देने का जो है वो अधिकार छीन लेना, ये सब चीज़ें कर देती है, राइट। और आप देखेंगे कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के बाद ये सब चीज़ें, पर उनको लगा कि अब धीरे धीरे हमको इनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके हम लोग आ जाएंगे पिक्चर के अंदर, वो इस तरह से सोच रहे थे। पर ये जो प्रोसेस था ये धीरे धीरे ना होकर एक एक्सपीडिएट हो गया, ठीक है। 1857 की क्रांति आ गई। अब 1857 के रिवोल्ट के अंदर क्या क्या कॉजेज थे वो तो अलग बात हो गई, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट हो गया। 1857 के बाद
बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ ब्रिटिशर्स का कैसे क्रिटिसिज्म हुआ कि देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं कॉलोनीज के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स अपना पल्ला झाड़ते हुए ऐसे बोलेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कि हम तो नहीं कर रहे थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं ना, यही ज्यादा हीरो बन रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था बच्चों, वो सब चीजें यहाँ पे अबॉलिश हो जाएगा। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ना, ये चीज अबॉलिश कर देंगे। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस। कि अब हम एक अच्छा कानून निकालेंगे, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। कि हम दिखाते हैं गवर्नेंस क्या होते हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ये तो खराब आदमी थे, अब हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के अंदर एक्ट दिखाएंगे। तो एक्ट अबॉलिश कंपनीज रूल्स। ठीक है, कंपनी का पूरा रूल था उसको खत्म कर दिया एक्ट ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अबॉलिश कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अबॉलिश कर दिया। तो जो सिस्टम चल रहा था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, वो सब कुछ अब क्या करा है, हट चुका है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या करा गया कि कहा गया कि भाई तुम अपना काम धंधा करा करो, कमर्शियल वाला करा करो, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमें रहने दो। राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ही हटा दिए, बोले कि तुम लोग हो ही खराब, तुमको पूरा का पूरा हम हटा रहे हैं। और कंपनी के रूल को ही पूरा हटा दिया। उन्होंने बोला हम अपनी तरह से, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं हम अपनी तरह से भारत को गवर्न करेंगे। राइट। भारत हमारी कॉलोनी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अब तुम लोग जो हैं ट्रेडर्स वो हो जाओ साइड में। और द एक्ट अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर डुअल गवर्नेंस थी जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसको अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा इसके अंदर वो ये ध्यान रखो, एक नई पोस्ट बनाई जाएगी, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक नई पोस्ट बनाई जाएगी एक्ट ऑफ 1858 के अंदर। ये एक नई पोस्ट बनाई जाएगी, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। और इसके अंदर ये कहा जाएगा क्राउन विल गवर्न इंडिया डायरेक्टली थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया बंदा बनाया जाएगा यहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और क्राउन इसके थ्रू करेगी, इसके थ्रू डायरेक्टली उसको कंट्रोल करा जाएगा पूरा इंडिया को। ठीक है। हु वाज टू एक्सरसाइज द पावर। इसके पास कौन कौन सी पावर होगी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो पावर होगी ना, वो एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दी जाएगी। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया देगा, कहेगा भाई साहब मेरे पास इतनी पावर आ गई है, इसके लिए मेरे को एक टीम चाहिए, आई नीड ए टीम। तो इसके लिए इस तरह से इसके लिए क्या करा जाएगा, एक तरह से एक टीम बनाई जाएगी 15 मेंबर्स की। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। बट अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अबॉलिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज करेक्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ इंडिया होंगे जिसके अंदर 15 मेंबर होंगे, उसकी काउंसिल बनाई जाएगी टू असिस्ट व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्रिएशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विद सेपरेट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, अगेन ये 1935 एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर, है ना। यहाँ तक का समझ में आ गया, यहाँ तक का 1858 एक्ट बड़ा है, यहाँ पर अपन समझेंगे। पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, 1858 के एक्ट के अंदर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो इसके अंदर देखो, 1858 के एक्ट के अंदर ये पूछा गया है, ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, दैट इज करेक्ट। ठीक है। इट एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, फॉर इंडिया। ये ऑफिस बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। द एक्ट इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंडियंस इन द गवर्नेंस, ये कोई करेक्ट नहीं है। राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इट अबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट इज करेक्ट। तो ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ओनली 3 इसके अंदर राइट आंसर होगा। राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब समझ गए आप कि ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना। अब इसके अंदर एक चीज और बचा है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो अपन समझ ही गए। ठीक है। कैबिनेट का मेंबर होता है, इसके अंदर एक बचा है वाइसराय एंड गवर्नर जनरल। ठीक है। वो क्या होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। खत्म करने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर हमने नया कोर्स स्टार्ट करा है। ठीक है। दैट कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 5 दिसंबर। जो भी बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं बोलता हूँ कि सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो आप, मेरा ये नंबर है 8788248734। आप डायरेक्टली मेरे को बात कर लो इसके ऊपर, ठीक है, और आई विल लेट यू नो कि भाई क्या आपको करना चाहिए इसके अंदर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।